सवाल ये है कि हम कोई क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सेल्फ ग्रुप मिलके काम कर सके, एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट के साथ, ताकि उनको धन्यवाद। डॉक्टर साहब के पहले प्रश्न को पहले मैं जवाब दिया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी टाई अप किया हूं, पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं 30% कमीशन का, वो जो मार्केट प्लेटफॉर्म का उनका है पूरे देश का सिस्टम, उसी सिस्टम में हम इनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक क्लस्टर का कहा, अभी लगभग 175 ब्लॉक में हम इस काम को करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर योजना को लाए हैं। डॉक्टर अनिल बोंडे। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है वो लोन का पेमेंट बहुत अच्छी तरह से करती है। सवाल। एनपीए बहुत कम रहता है। जैसे किसानों को क्रॉप लोन के लिए अपन इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, वैसा ही 3 लाख तक के कर्जे के लिए 0 इंटरेस्ट के तहत महिलाओं को लोन देने के लिए कोई योजना बनी है? धन्यवाद डॉक्टर। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज देश के अंदर अगर हम देखते हैं, इसके लिए हम इंटरेस्ट सबमिशन देते हैं 5% तक, बैंक का जो लैंडिंग रेट होता, और जो 3 लाख तक लोन लेते ये कह रहे हैं जीरो का भी कोई ऐसा स्कीम नहीं है। लेकिन देश के अंदर में उनको वहां तक पहुंचाना, 3 तरह से पैसे को राज्य सरकार की ओर से, जो रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी फंड और फिर बैंकों से लिंक करके। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा कि 0% पर कोई अभी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर अमर पटनायक। सर, ये जो एनआरएलएम स्कीम है उसमें महिला एसएचजीज को काफी लाइवलीहुड ऑप्शंस के लिए, लाइवलीहुड एक्टिविटीज के लिए लोन दिया जाता है। बट आजकल ये लाइवलीहुड ऑप्शंस का चॉइसेस जो है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल, young girls now want to learn about computer training, they want to set up a kiosk, लेकिन जो kind of livelihood options that are being given currently वो सब उसी में सीमित है कि सिलाई मशीन या it is a candle making unit। तो मेरा सवाल ये है कि what are the kind of skill training programs that are being imparted under the NRLM to these women SHG groups, enlarging their scope for livelihood from the market? Thank you. इसमें उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आरसेटी से हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा है। वो जो एंटरप्रेन्योर DDU GKY से जुड़े हुए हैं, लेकिन आरसेटी के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आरसेटी से ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो उनको मार्केट में जाने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय नीरज डांगे जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की बकाया प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रेंच केंद्रीयांश राशि राज्य को यथाशीघ्र जारी करने पर विचार करती है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, इस प्रश्न से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लिख के देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 183, माननीय संतोष कुमार पी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री संतोष कुमार। Sir, this reply given by the minister is a clear indicator of the misuse and failure of this draconian law. Most of the arrested persons belong to the age group of 18 to 30. And I don't want to go to other details, but I will ask you one question. This is the year of the 75th, occasion of the 75th year of India's independence. Would you like to repeal this draconian act? Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर
जो सभा पटल पर रखा गया है, जो जानना चाहते थे, बहुत स्पष्ट है। दूसरा, आज़ादी के 75वें वर्ष में इन्होंने कहा है कि क्या दोहराया जाएगा। पहले तो इस कानून को समझने की ज़रूरत है और यूएपीए की अधिनियम 1967 में जो आतंकवाद के रोकथाम के लिए, सफाया के लिए जो कानून लाया गया था, उसको समय समय पर उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आतंकवादियों के द्वारा आतंकी घटनाओं में या देश की सीमा हो या शांति हो या किसी प्रकार की असुरक्षा की भावनाओं से जब काम किया जाता था तो एक तो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता था, सामाजिक और विकास बाधित होता था और देश से इसको बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए बार बार इसको कई बार 4 बार इसका संशोधन किया गया। अभी यूएपीए के तहत जो कार्रवाई होती है, उन घटनाओं की कार्रवाई होती है और उसके जो परिणाम आए हैं उसके माध्यम से हम इनको बताना चाहेंगे कि यह क्यों ज़रूरी था और इसको दोहराने की बात नहीं है। इसको जब आतंकवादी घटनाएं होती है तो उसके समूल नष्ट के लिए आग्रह होगा ब्रीफली माननीय मंत्री जी, ब्रीफली आप उत्तर दें। मैं इनको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब इस एक्ट में संशोधन हुआ और एनआई एक्ट में भी जब संशोधन होकर जब इसको मजबूत किया गया, क्योंकि आतंकवादी अपने कार्रवाइयों के स्वरूप को बदल देते थे, पकड़ने में उनको कठिनाई होती थी, तो आज़ादी के 75वें वर्ष सब खुशी से मिलाए, लेकिन आज़ादी के 75वें वर्ष को कोई आतंकवादी डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बड़ी घटनाएं नहीं हो। जिस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट के माध्यम से लगातार प्लीज मैं सेकंड क्वेश्चन दूंगा, प्लीज ब्रीफली आंसर, ब्रीफली। उनका यही है कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है और कुछ नहीं दोहराया जा रहा है, बार बार यही हो रहा है और यह तब तक होता रहेगा जब तक इस देश से आतंकवाद का समूल नाश नहीं कर दिया जाए। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री संतोष जी। Sir, as I told you, this is your answer, prepared by your ministry. So kindly go through the same. Please, And please, question. This has become a serious menace to the Dalits and minorities. So I don't expect that your government is going to repeal the act. But let me ask you one thing. Could you please define the term terrorism in a more clearer way? This is quite ambiguous and anything can be defined as terrorism according to the existing law. So please make it more clear if at all you are not going to repeal it. थैंक यू। स्पष्ट है, उत्तर भी स्पष्ट है। इन्होंने 3 वर्षों के राज्यवार इन्होंने धर्म के अनुसार पूछा था। धर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है एनसीआरबी में, राज्य और केंद्र शासित राज्यों द्वारा जो रिकॉर्ड दिया जाता है। और जहाँ तक आतंकवाद को परिभाषित करने की बात है तो इसमें स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित किया गया है कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए, देश की सीमा के लिए, देश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई गतिविधियां लागू करेगा या कोशिश करेगा तो उसको हम आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा गतिविधियों को हम यूएपीए के कानून के अंतर्गत एनआई एक्ट के माध्यम से दोनों का समायोजन करके हम करेंगे। और इस कानून का उपयोग केंद्र और राज्य दोनों करती है, राज्य भी अपने हिसाब से करती है, केंद्र भी अपने हिसाब से करती है और यह बिल्कुल आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ही यह कानून। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। दो सवाल मैं इस संदर्भ में जानना चाहूँगा। एक तो जो कन्विक्शन रेट है इस कानून का, आंकड़े तो यही बताते हैं कि ये बहुत कम है। माननीय मंत्री जी, क्या आपके माध्यम से ये बताएंगे कि कन्विक्शन रेट को और बेहतर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद। एक प्रश्न। धन्यवाद। बस एक ही प्रश्न। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या उपलब्धियां है, कन्विक्शन रेट क्या है। वो वह चीज़ को पढ़ लिए होंगे जो उत्तर में है, जो उन्होंने कहा था कि राज्यवार आप आयु सीमा के अंतर्गत गिरफ्तार लोगों की, तो वह राज्य के द्वारा यूएपीए कानून के तहत की गई कार्रवाई, गिरफ्तारी और कन्विक्शन है। लेकिन जो केंद्र सरकार जिस चीज़ में दखल देती है उसका मैं कन्विक्शन रेट में बताना चाहता हूँ 94.17
यानी कि 94.17% कन्विक्शन रेट है, और कुछ में तो 100% है। जिहादी आतंक में 100% दो सिद्धि दर है जो न्यायालय द्वारा हुआ है, और धन्यवाद। आप उसी तरह से वामपंथी उग्रवाद में देखेंगे तो 100% धन्यवाद है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी धन्यवाद। जवाब प्लीज नकली आगे। नोट उत्तर है सर। Please, please. मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो केंद्र सरकार के द्वारा जिन केसों को लिया जाता है, एफआईआर होते हैं, और उसकी बात मैं कर रहा हूं जो केंद्र सरकार जिन मामलों को अपने अंतर्गत लेकर यूएपीए कानून के तहत एनआईए द्वारा होता है, धन्यवाद। और वो देख रहे हैं जो राज्य का है, तो वह राज्य का विषय है। धन्यवाद। राज्य इस कानून का उपयोग करती है। धन्यवाद माननीय उनके मंत्री जी। conviction rate माननीय सदस्यगण में प्लीज दर्ज किया प्लीज गया। प्लीज 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 कृपया सवाल पूछने वाले भी संक्षिप्त पूछें और माननीय मंत्रीगण भी संक्षिप्त उत्तर दें। दोला सेन जी।